यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि लैम्डा तथा म्यू के किन मानों के लिए ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है इनका कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल है और अनंत हल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे लैम्डा गुणांक के रूप में लैम्डा दिया हुआ है और इधर म्यू दिया हुआ है। इधर के टर्म्स जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, असमघात रैखिक समीकरण या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम लोग दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में परिवर्तित करते हैं। तो दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आव्यूह रूप में अगर हम इसे लिखें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसे हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो ए का गुणांक अवयव क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 1 1, सेकेंड इक्वेशन का 1 2 3, थर्ड इक्वेशन 1 2 लैम्डा। एक्स जो है अज्ञात राशियों का वेक्टर है, इसमें अज्ञात राशियाँ होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। और बी के अवयव क्या क्या हैं, तो ये हैं 6 10 और म्यू। तो ये 6 10 और ये म्यू। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का संवर्धित अवयव या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हम लोग बना लिए संवर्धित अवयव ए ऑगमेंटेड बी। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इसमें ए के गुणांक लिख दिए 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, और यहाँ पे 6 10 और ये म्यू। अब इसमें जो है हम लोग संक्रिया लगाते जाते हैं। सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए संक्रिया लगाते हैं। तो क्या क्या संक्रिया लगेगी, संक्रिया R21 - 1 तथा R31 - 1 लगाने पर, यहाँ पे देखिए R21 - 1 लगाएंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, R31 - 1 लगाएंगे तो ये टर्म ज़ीरो होगा। तो इस दोनों संक्रिया के बाद क्या हो जाएगा हमारा गुणांक, ये संवर्धित अवयव। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में लगाए हैं, इसमें -1 का गुणा करके इसके साथ जोड़े हैं। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 10 - 6 4। 3 में भी वही लगाए हैं, 3 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 2 - 1 1, लैम्डा -1, और यहाँ से म्यू -6। ये हमारा अवयव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस टर्म को भी ज़ीरो कर सकते हैं। तो ये वाले टर्म को ज़ीरो करने के लिए कौन सी संक्रिया लगाएं, संक्रिया R32 - 1 लगाने पे, यहाँ पे R32 - 1 लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा मैट्रिक्स, सिर्फ थर्ड रो पे लगा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो 1 1 1 और ये 6, सेकेंड रो 0 1 2 और ये 4, थर्ड रो में 0 - 0 तो 0, थर्ड में इसमें -1 का गुणा करके इसके साथ ऐड किए हैं, तो ये 1 -1 0, लैम्डा -1 -2, तो ये लैम्डा -3, और ये म्यू -6 -4, तो ये हो गया म्यू -10। अब हमें
यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, इस समीकरण निकाय में लैम्डा और म्यू के मान के लिए इन तीनों स्थितियों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, कोई हल नहीं हो। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कोई हल नहीं कब होता है, अगर हम लोग कोई भी संवर्धित अवयव बनाए ए ऑगमेंटेड बी। इसके लिए अगर हम लोग रैंक निकालें ए का और इस ए ऑगमेंटेड बी का रैंक निकालें, ये दोनों निकालने के बाद अगर ये दोनों बराबर ना हो, इन दोनों का रैंक अगर बराबर ना हो, तो हम लोग क्या कहते हैं इसे, कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या आया है, पहली स्थिति कोई हल नहीं के लिए है, तो ए का रैंक अगर ए ऑगमेंटेड बी के रैंक के बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। यहाँ से देखिए, ये सिर्फ मैट्रिक्स ए जो है, अगर हम इस कॉलम को छुपा दें तो ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, और अगर इसे पूरा ले लें तो ये मैट्रिक्स क्या है, ए ऑगमेंटेड बी है। तो इसके लिए अगर ये वाला जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाए और ये जो है वो ज़ीरो ना हो, ठीक, ये अगर ज़ीरो हो जाए और ये अगर ज़ीरो ना हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली कंडीशन यहाँ से देखें, यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाए, तो अगर यदि लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0 हो जाए तथा यहाँ पे क्या है, म्यू -10 ये ज़ीरो ना हो, तो म्यू -10 ज़ीरो ना हो, ये दो स्थितियाँ मिल गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, अगर ये ज़ीरो हो गया, इसे छुपा दें, ये ज़ीरो हो गया तो क्या मिलेगा, इसका ए का रैंक क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा। तो यदि लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0 और म्यू -10 नॉट इक्वल्स टू 0, तो रैंक ऑफ ए क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया और ये सिर्फ ए का गुणांक अवयव है, ये 0 हो गया, मतलब 1 2 दो नॉन ज़ीरो लाइन्स बचे हैं, इसलिए इसका रैंक 2 हो गया। लेकिन ये 0 ना हो तो पूरे ए ऑगमेंटेड बी के लिए जो है, ये 0 होने के बाद भी 1 2 और यहाँ पे नॉन ज़ीरो के कारण ये 3, तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक क्या हो गया, 3। तो इस स्थिति में रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या आ गया, 3। तो इन दोनों स्थितियों के लिए रैंक ऑफ ए क्या मिला, नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अतः लैम्डा अगर 3 के बराबर हो जाए, यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 3 तथा म्यू अगर यहाँ से म्यू नॉट इक्वल्स टू 10, तो यदि लैम्डा का मान 3 हो और म्यू का मान 10 ना हो, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, का हल नहीं है। पहली स्थिति यही कहा था कि कोई हल नहीं है, कब के लिए लैम्डा और म्यू का मान निकालना था। तो अगर लैम्डा जो है 3 आ जाए और म्यू जो है 10 ना हो, 10 ना हो उसके अलावा और कोई भी नंबर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। दूसरी स्थिति में क्या है, अद्वितीय हल है, ये कहा है कि अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए क्या करते हैं, कब होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए सबसे पहले तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होना चाहिए, और साथ में ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर। ये जो है अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये जो हम लोग संक्रिया लगा के नया संवर्धित अवयव बनाए हैं, उसमें अगर ये ज़ीरो हो या ना हो, लेकिन अगर ये ज़ीरो ना हो, ये वाला जो टर्म है ये अगर ज़ीरो ना हो तो क्या हो जाएगा, इसे छुपाने के बाद भी ए का रैंक, ये ज़ीरो नहीं है तो ए का रैंक क्या आ गया, 3 आ गया, और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी इन तीनों के कारण 3 आ गया। तो सिर्फ अगर लैम्डा -3 नॉट इक्वल्स टू 0, यदि लैम्डा -3 नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या मिल जाएगा हमें, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितनी लाइंस है, यानी ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक क्या आ रहा है, 1 2 3, तो ये दोनों किसके बराबर हैं, 3 के बराबर है। और 3 क्या है यहाँ पे, 3 हम लोग जो अज्ञात राशियों का वेक्टर निकाले हैं x y z, तो यहाँ पे भी 3 राशियाँ हैं, तो ये क्या हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर अज्ञात राशियों की संख्या। अतः यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व इधर पक्षांतर किए तो क्या मिल गया, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए, तथा म्यू, यहाँ पे म्यू का मान कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर म्यू 0 भी हो जाता है तब भी इसका रैंक 3 और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3, लेकिन अगर म्यू 0 नहीं भी आता है तब भी इसका रैंक 3 ही रहेगा। तो इसलिए लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 तथा म्यू के किसी भी मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, दो स्थितियां निकल गई क्वेश्चन में, जो 2 स्थितियां दी हुई थी, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, ये दोनों निकल गया। अब अनंत हल कब होता है, तो तीसरी कंडीशन है अनंत हल। कब होता है हमारा अनंत हल, सबसे पहले हमें अनंत हल में चेक करना होता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू जो है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आना चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है किससे छोटा होना चाहिए, तथा ये दोनों किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन अज्ञात राशियों की संख्या, अज्ञात राशियों की संख्या। यहाँ पे देखिए अनंत हल कोई हल नहीं कब, जब ये दोनों का रैंक बराबर ना हो। अद्वितीय हल कब, जब दोनों का रैंक बराबर हो, साथ में अज्ञात राशियों की संख्या के बराबर हो। अब अनंत हल कब, ये दोनों तो बराबर हों, लेकिन जो है इन दोनों का रैंक अज्ञात राशियों की संख्या से कम हो। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कब बराबर होंगे, इन दोनों का रैंक तब बराबर होगा अगर ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो रैंक ऑफ ए का रैंक देखने के लिए इसे छिपा देंगे, ये 0 हो जाता है तो इसका रैंक 2, और ये भी 0 हो जाता है तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0 तथा म्यू -10 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिल जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये दोनों 0 हो जाने पे रैंक 2 आएगा इन दोनों का। 2 क्या है, अज्ञात राशियों की संख्या कितनी है हमारी, 3 है, x y z 3 अज्ञात राशियां है ना, तो ये जो है क्या है 2 मिल गया, मतलब अज्ञात राशियों की संख्या से कम है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी है, साथ में अज्ञात राशियों की संख्या से कम भी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करें तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 तथा म्यू इक्वल्स टू 10 के लिए, लैम्डा के इन दोनों मानों के लिए क्या हो जाएगा, के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा।
अनंत हल होगा। तो इस तरह से हम लोग इस लैम्डा और म्यू के अलग अलग मानों के लिए ये तीनों स्थितियां निकाल सकते हैं।